केवल पॉलिटिकली भी भाजपा के साथ, केवल पॉलिटिकली भाजपा के साथ रहते तो हमें नहीं कोई दिक्कत होती। आप पॉलिटिकली भाजपा के साथ होने के कहीं बढ़ के इस देश की जो बुनियाद है उससे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्ग वैमनस्य, स्पष्ट रूप से उससे लग रहा था कि वर्ग वैमनस्य बढ़ाने की भावना, कहीं ना कहीं वर्ग उत्तेजना उत्पन्न करने की भावना, वर्गगत विभेद करने की भावना, वोट चोर या वोट चोरी के इस कार्यक्रम ने राहुल गांधी जी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा दी है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम जो कि एक रिटायर्ड IPS हैं जिन्होंने अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की एंकर हैं उन पर मुकदमा कर दिया है, तो हम जानेंगे कि इस मुकदमे की क्या वजह है और क्यों किया गया। तो हम अमिताभ जी से ही जान लेते हैं। सर, आपने अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की एंकर हैं उन पर मुकदमा क्यों किया है, क्या वजह है? देखिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंप्लेंट केस कहते हैं और हिंदी में परिवाद कहते हैं, टेक्निकल भाषा में या लीगल भाषा में, तो यह 14 अगस्त 2025 को आज तक का एक ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम होता है। उस पर बंटवारे का मकसद कामयाब या इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ बंटवारे का मकसद, या बंटवारे का मकसद कामयाब, प्रश्नवाचक, इस तरह कुछ था। और जो उसमें शब्द बोले गए थे, जो बातें कही गई थीं, उसका सार संक्षेप यह था कि जो दो प्रमुख वर्ग हिंदुस्तान में रहे हैं धर्म के आधार पे, दो प्रमुख वर्ग, तो उन धर्मों के बीच जब धर्म के आधार पे ही बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के रहना, उसी चीज़ पर एक प्रकार से, एक मैं कहूँगा कि घुमा फिरा के उस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहीं ना कहीं वर्ग वैमनस्य, स्पष्ट रूप से उससे लग रहा था कि वर्ग वैमनस्य बढ़ाने की भावना, कहीं ना कहीं वर्ग उत्तेजना उत्पन्न करने की भावना, वर्गगत विभेद करने की भावना, जो चीज़ें भारतीय न्याय संहिता अब जो है, जो पहले इंडियन पेनल कोड था ताजीराते हिंद, तो उसकी धारा 196 और 197 में यह अपराध है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने यही बात कहते हुए कोर्ट के सम्मुख अपना एक कंप्लेंट केस प्रस्तुत किया। इस कंप्लेंट केस में कोर्ट ने, न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय कोर्ट है, उन्होंने इसमें पहले यह पूछा, जिसको न्यायिक भाषा में कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उनका ये कहना था कि भाई, उन्होंने नोएडा के स्टूडियो में कहा आप लखनऊ में हैं, मैं लखनऊ में हूँ, तो यहाँ मुकदमा क्यों बनेगा। इस पर पहली सुनवाई हुई। तो इस पर हमने 3 दृष्टांत दिए, 3 उदाहरण दिए, और तीनों उदाहरण राहुल गांधी जी से जुड़ा था। क्योंकि आप अगर देखेंगे, राहुल गांधी कुछ दिन पहले आए थे लखनऊ में, एक मुकदमा उन पे था। इस मुकदमे से संबंधित बातें जो उन्होंने कही वो अरुणाचल प्रदेश में कही, आर्मी पर कहा अरुणाचल प्रदेश में, मुकदमा लखनऊ में चला। तो हमने एक उदाहरण दिया कि मुकदमा चल रहा है और मुकदमा सस्टेन कर रहा है और हाई कोर्ट तक ने उसको अपहोल्ड किया है कि नहीं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। दूसरा उदाहरण हमने दिया, हम लोग सबों ने सुना है वीर सावरकर प्रकरण में, जिसमें वीर सावरकर जी के पोते या प्रपुत्र ने, जो एक सात्विकी शायद नाम है उनका, उन्होंने इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया है। यह बातें राहुल गांधी ने कही थी लंदन में, लेकिन मुकदमा पुणे में चल रहा है। तो हमने कहा लंदन में कही हुई बात का मुकदमा पुणे में, विदेश में कही बात का पुणे में चल रहा है। तो इस तरह एक और राहुल गांधी का संदर्भ था जो उन्होंने बेंगलोर में कहा था अमित शाह जी को लेके, और मुकदमा सुल्तानपुर में चल रहा है। तो मैंने कहा कि यह सही है, कानूनी रूप से भी यह सही है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 धाराएं मैंने बताई थी। भारतीय जो BNSS है,
नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसके अनुसार यहाँ चल सकता है। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार करके परिवाद जिसको बोलते हैं दर्ज कर लिया है, और उसमें वादी, मैं उसमें वादी हूँ, परिवादी हूँ, परिवाद में कंप्लेनेंट हूँ, वादी हूँ। तो परिवादी को मेरी जानकारी जहाँ तक है 30 सितंबर को बयान के लिए तय किया है। तो 30 सितंबर को मुझे अपना बयान देना है। तो पहले ये 200 सीआरपीसी में होता था, नए बीएनएसएस में मैं धारा नहीं जानता, और उसके बाद मुझे फिर उसमें अपने साक्ष्य देने हैं। यह उसकी पूरी कहानी और पृष्ठभूमि है। तो आपको 30 सितंबर को जाना है? हाँ, 30 सितंबर को जाके अपनी बात प्राथमिक स्तर पे कोर्ट के सामने कहनी है, सबूत देने हैं। उसके बाद कोर्ट द्वारा यह निर्धारण किया जाना है कि मेरी बात में दम है कि नहीं, क्योंकि अभी तो केवल परिवाद दर्ज हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ वास्तव में अपराध बन रहा है कि भाई मैं तो परिवादी हूँ, मैं कुछ भी कह दूँ कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन इस बात पे कोर्ट को निर्णय करना है, उन्हें मुतमईन होना है कि मेरी बात में दम है कि नहीं, मेरे सबूतों में, मेरे आर्गुमेंट में कोई दम है कि नहीं। यह धाराएं, तो अगर धाराएं बनेंगी, मैं एक स्थिति की बात कर रहा हूँ, अगर धाराएं नहीं बनेंगी तो मुकदमा वहीं परिवाद खत्म हो जाएगा, वह इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर बनेंगी तो सुश्री कश्यप को, जिसको समन्स नोटिस बोलते हैं, कोर्ट समन्स भेजेगी और उनको आके अपनी बात कहनी पड़ेगी। यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन यह इसमें समय लगता है और लोअर कोर्ट में निश्चित रूप से थोड़ा सा, चूँकि मुकदमों के बोझ और अन्य चीज़ों के कारण कुछ समय लगता है। मैं प्रयास करूँगा कि इस मामले में अपनी ओर से मैं कोई विलम्ब न करूँ। सर, राहुल गांधी का आपने जैसे जिक्र किया, लगातार राहुल गांधी वोट चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी से ये सरकार बन रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि श्री राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं कि वह इस मामले में स्ट्रेंज फिनोमिनन हैं हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में, कि जो शुरू में उनकी बातों को मेरे जैसा आदमी भी कहीं ना कहीं हल्के में ले लेता था कि भाई मान लीजिए कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है, उनको नाम ही एक दे दिया गया था जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और लेकिन जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, तो उस व्यक्ति ने उस निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन में कह सकता हूँ। वो पावर में आवे ना आवे उनकी किस्मत है, उनकी पार्टी की स्थिति है, तमाम चीज़ें हैं। मैं उन पॉलिटिकल चीज़ों पे, मैं भले पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं। लेकिन जितना मैं जान रहा हूँ कि निश्चित रूप से वह एक व्यक्ति के रूप में और एक प्रभाव के रूप में, उनके प्रभाव में भारी प्रगति हुई है। यह तो बैकग्राउंड है। अब जो आपने वोट चोरी की बात कही, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने यह दिया था लाइव इंटरव्यू, तो उससे एक दिन पहले चूँकि उन्होंने कह दिया था कि एटम बम है, मैंने भी उस प्रोग्राम को देखा था और मुझे उसी समय यह महसूस हो गया था कि यह व्यक्ति झूठ नहीं कह रहा था, वास्तव में इन्होंने एटम बम ला दिया है। अब देखिए, जिसको आजकल हम आमतौर पे गोदी मीडिया कहते हैं मजबूरी में, यानी कि कोई मीडिया के लिए कोई कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अब हालात देखिए कि कल तक जो ट्रम्प, जिसे अब आजकल आता है कि फलां को पापा बनाए थे अब नए पापा हो गए, यह सब हम लोग कहना, क्योंकि हालात देखिए, जिस यूएसए को हम अपना दोस्त कह रहे थे, अब हमको उसी को, इसीलिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी अब उनके साथ नहीं बना पा रहे हैं, तो हमको पूरे देश को ही कर देना है। इस युग में हम रह रहे हैं। ऐसे में हर प्रकार से उनको डिफेम करने का प्रयास किया गया, यह साबित करने का प्रयास किया कि यह एक और, जैसे उनके लिए कहते हैं माफ़ी वीर है, झूठ बोलता है, झूठा है, लफाज है, पप्पू है, जो कुछ भी कह सकते हैं, चारित्रिक भी कह देते हैं, कम अकल का कहते, जो चूँकि उनको डिनिग्रेट करना है।
लेकिन हम सभी इस बात को समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसको कहते हैं चट्टान की तरह अडिग, अगर शब्द है चट्टान की तरह अडिग, तो वह चट्टान की तरह अडिग रहे। उन्होंने उसको मुद्दा बनाया। और देखिए, जब आदमी कोई काम मन से करता है, जैसे उन्होंने वो एक जो भोजपुरी में गाना भोटवा चोर बा या कोई जो लाया, तो वास्तव में बड़ा प्यारा गाना, मतलब वो जिसको कहते हैं कैची गाना था। किसके लिए था नहीं था अलग चीज़ है। फिर उन्होंने ये 10-12 दिन जिस प्रकार से एक अभूतपूर्व उत्साह के साथ, क्योंकि देखिए एक जगह सभा कराना आसान है, रोड मार्च, वह भी रोड मार्च, सत्ता का रोड मार्च अलग होता है, विपक्ष का रोड मार्च अलग होता है। मैं तो अफसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ सत्ता के रोड मार्च में जो DIOS हम लोग के यहाँ होता है, शिक्षा विभाग अलग शिक्षकों को लाता है, विद्यार्थियों को लाता है, ARTO विभाग अलग 70, 80, 90, 100 बसेस लाता है। हर विभाग पकड़ पकड़ के 500 तो भाई सिपाही हो जाते हैं। मान लीजिए कि ड्यूटी में तो कोई नहीं, अगर कोई भी नहीं आया तो कम से कम सिपाही ही दिख रहे हैं, तब भी दिख रहा है कि, तो उसकी तुलना में विपक्ष के रोड यह सुविधाएं तो होती नहीं हैं कि सरकारी अमला जामा हो। इसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि जिसमें कोई नकार नहीं सकता कि एक रीजनेबल या हाईली इम्प्रेसिव भीड़ उनके साथ चली, जिसको कोई नकार नहीं पाया। तो मैं निश्चित रूप से उनकी इस पूरी प्रक्रिया को, उनकी एक जीत, और मैं समझता हूँ अपने लिए, आपके लिए, हम देश के लिए भी, मैं इस रूप में एक उदाहरण मानता हूँ कि एक व्यक्ति ने हार नहीं मान के अदम्य उत्साह के साथ काम किया, ट्रांसफॉर्म किया खुद को, और आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम कह सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है 14 सालों में, 15 जो भी साल हैं, 11 सालों में, कि वह कांटे की टक्कर या बैकफुट पे भेजने की स्थिति इन्होंने लाया। और उसमें मैं पुनः कहूँगा कि जो वोट चोरी वाला जो उनका एटम बम था, उसकी एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात कही है, चूँकि वह, अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है फुस है, वो भी जानते हैं कि फुस नहीं है। उनके सारे लोगों ने वही चीज़ दोहराया, वो कहे कि राहुल गांधी ने किया, वो कहे कि सोनिया गांधी ने किया, सब ये सही कह रहे हैं कि भाई हमने किया, हमारे खिलाफ करो। तुम तो हमारे ही आरोप साबित कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं करा रहा है। तो अब जो है वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, लोग उस चीज़ का गंभीरता से इंतजार कर रहे हैं। कुल मिला के वोट चोर या वोट चोरी के इस कार्यक्रम ने राहुल गांधी जी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा दी है। मेरी निगाह में, यद्यपि मैं न उस अलायंस का हिस्सा हूँ, न उस योग्य हूँ, न चाहता हूँ कोई ऐसा कि मैं उसका हिस्सा बनूँ, लेकिन एक नागरिक के रूप में, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं इस बात की सराहना करूँगा कि उन्होंने ऐसे अवसर पे एक देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे एक जो कुछ भी कथित रूप से हो रहा था उस पर उन्होंने एक प्रकार से गर्दन पकड़ने का काम किया है, जिसके वो बधाई के पात्र हैं। सर, आपने कहा कि आपकी 30 सितंबर को आपको वहाँ पर जाना है, अपने सबूत पेश करना है, तो क्या अंजना ओम कश्यप की तरफ से कोई आपके पास कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया? नहीं, देखिए, मुझे कोई कारण ऐसा नहीं दिखता है कि वो मुझे कॉल करें, और अभी नहीं आया है, मुझे कोई कारण भी नहीं दिखता है। मैं, देखिए, हो सकता है कि चूँकि मैं अपने लगभग सभी चीज़ों को सार्वजनिक ही रखता हूँ, पिटीशन की कॉपी मिल जाए, वो लोग हायर फोरम को अप्रोच करें। कई बार बड़े लोग जो होते हैं, फिर भाई मान लीजिए लोअर कोर्ट की जगह हायर फोरम चले जाते हैं, हायर फोरम उस पर दूसरा व्यू लेता है, नहीं लेता। अब एक लंबी प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया, मैंने कोई बड़बोलेपन की बात नहीं कही, जैसे कि होता है कि ये कर, मैंने सिर्फ कहा कि मुझे यह लगा कि इस मामले में मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, जो मेरी सीमित क्षमता है वह मैंने उठाई। आपको लगा कि वो भेदभाव कर रही हैं, वो ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर वर्ग के साथ भेद किया जा रहा है? वर्ग के साथ भेद किया जा रहा है एक, और दूसरा जो ज़्यादा गंभीर है कि वर्ग वैमनस्य,
जैसे कोई चीज़ धीरे, अब यह तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है इस देश में जो आ गया या जो पाकिस्तान में भी है। तो एक समय था, मैं जिस समय जब अटल जी थे, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुधर रहे थे, हम लोग उनसे बातें करने लगे थे। ये भी होता है, कल को वो भी हो सकता है। कोई पारंपरिक थोड़ी कुछ है, आज है कल है। खुद भाजपा के अटल जी ने ही संबंध सुधारने का प्रयास किया। लेकिन दोनों देशों में इतना तो तय है कि सभी लोग यह जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ हुई जिस पर, अब जिसको हम लोग गांव में कहते हैं, मिट्टी डालने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत है। जो हो गया उसको ख़त्म कर। आप जैसे कि कहते हैं हम लोग के यहाँ गांव में, जैसे अब वो ख़त्म हो रहा है, आप उसके अंदर हिचकोर रहे हैं, आप उसको खोद खोद के कह रहे हैं, अरे देखो अभी आग जिंदा है, अरे देखो। तो यह जो कृत्य है, इसका मेरी समझ में जो आर्थिक आपराधिक यानी क्रिमिनल डायमेंशन ये है कि आपकी ड्यूटी, आप एक बहुत बड़े, आप खुद कहते हैं हम सबसे तेज हैं, हम सबसे जिम्मेदार हैं, तो आपकी ड्यूटी है, आप भली भांति जानते हैं कि एक सेंसिटिव इशू है। यह कहना कि आप नहीं जानते हैं कि सेंसिटिव इशू है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकेगा कि कोई मानेगा कि ये आज तक नहीं जानता है कि सेंसिटिव इशू है ये। तो आपकी ड्यूटी है ना कि इसको न, भाई मान लीजिए यह, इसमें कई चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर यह केवल एक वर्ग का होता नहीं होता वो अलग चीज़ है। लेकिन यह सच्चाई है कि उस समय के हमारे नेताओं ने, जिसमें ज़्यादातर निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की जो थी, महात्मा गांधी की लीडरशिप में, उन्होंने यही निर्णय लिया कि हमारे देश में, भारतवर्ष में धर्म आधारित नहीं स्थिति होगी। जिसको पाकिस्तान धर्म आधारित हो, हिंदुस्तान धर्म आधारित नहीं होगा, यह बुनियादी बात थी। और मैं समझता हूँ एक बड़ी संख्या में अन्य तमाम धर्मों के लोग, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस तक, यह तो छोटे, ये तो बड़ी संख्या में हैं, जिस मुस्लिम्स बड़ी संख्या में हैं वो कहीं दिख जाते हैं। आप एंग्लो इंडियंस की बात कीजिए, शुद्ध यूरोपियंस की बात कीजिए, वह तो एक एक दो दो चार थे, वही रूल कर रहे थे। लेकिन उनके दिल में था कि नहीं, यहाँ हेट्रेड नहीं है, हम सुरक्षित हैं। नहीं तो सब यूरोपियन भाग गए होते। तमाम सिविल सर्वेंट हमारे उन नेताओं के जुबान पे भरोसा करके यहाँ रहे और शांति से रहे। अब हम अगर यह माहौल बनाने वाले उस समय लोग होते तो उन सभी यूरोपियंस को भी कहते कि भाई तुम क्यों दिख रहे हो, क्योंकि मुस्लिम्स तो बाद में, असली तो हम पर आक्रांता कथित रूप से जो ब्रिटिश ही थे। मतलब सर, आपका मानना है कि जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं जो ये प्रोग्राम लाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम है, एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जाए और देश में नफरत को बढ़ावा दिया जाए। आप मानते हैं इसको? नहीं, मैं यह मानता हूँ कि यही सिर्फ और सिर्फ यही है, यह पहली बात है। और दूसरा इसका सिरा यह है कि इसका कारण भी सिर्फ एक है कि यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। बस छोटे छोटे दो वाक्यों में पूरी बात समाहित है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि श्री आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा था, 80-20 शब्द कहा था, या कटोगे कह दिया, तो बटोगे कटोगे जब कहते हैं तब उस समय यह नहीं कहते हैं कि बटोगे में दोनों धर्म शामिल हैं, वह एक ही धर्म के बंटने की बात कहते हैं। कभी यह भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तानियों बटोगे तो कटोगे, लेकिन यह नहीं निकलता है। बटोगे से होता है कि एक सेलेक्टिव धर्म विशेष न बटो, दूसरे को तो तुमको जो करना। मतलब मीडिया भी इसमें आग में घी का काम। हाँ, तो वह आग में घी नहीं, आग में घी शब्द मेरी निगाह में गलत है, वह उनके शुद्ध रूप से टूल का काम करते हैं। आग में घी होता है कि भाई एक अलग रोल हो, और टूल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के माध्यम से सब हो रहा हो। यानी हमारे जैसे, मैं इस समय आपके माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ, तो मेरी कोई भी बात आप ही के माध्यम से जाएगी, जो भी सुनेगा आपके माध्यम से सुनेगा। तो उनके पास, चूंकि हमारे भाई आप एक आदमी आई, कुछ लोग देखेंगे नहीं, उनके पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है मीडिया का, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस बात को कि अलगाव जरूरी है,
कहीं ना कहीं उनके अंडर करंट में ये रहता है, जो बटोगे कटोगे वाली बात रहती है, सीबीस रहता है या जो कुछ भी रहता है, या जैसे प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया घुसपैठिया कहते हैं, तो सब जानते हैं कि वो क्या इंगित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसी चीज़ को, उन्हीं शब्दों को जो परवान चढ़ाने का काम है, आवाज़ देने का काम है, वह जिसको हम लोग आज गोदी मीडिया कहते हैं। तो हमें आप अगर अब मेरे तकलीफ़ का कारण, अगर आप केवल पॉलिटिकली भी भाजपा के साथ, केवल पॉलिटिकली भाजपा के साथ रहते तो हमें नहीं कोई दिक्कत होती। आप पॉलिटिकली भाजपा के साथ होने के कहीं बढ़ के इस देश की जो बुनियाद है उससे खेल रहे हैं। अब भाई आप भाजपा को कुछ, अब क्यों दुर्भाग्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही इस पे आधारित है। तो मेरे जैसे, मैं पुनः कहूँगा कि छोटे से आदमी की जो हैसियत थी मैंने इसमें किया है। इसमें आगे ईश्वर जाने किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, क्या होगा। देखिए, ये हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अमित ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अंजना ओम कश्यप पे मुकदमा किया है, और उनका साफ तौर से कहना है कि गोदी मीडिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहा है, वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको भी लगा कि ये जो ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम है अंजना ओम कश्यप का, कहीं ना कहीं एक इसके प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप वही नैरेटिव, वही प्रोपेगेंडा चलाती नजर आई, जिसको लेकर उन्होंने मुकदमा कर दिया है। फिलहाल 30 सितंबर को सर को, जो अमिताभ ठाकुर हैं, उनको सबूत पेश करने हैं। अब कोर्ट क्या कुछ कहेगा ये तो 30 सितंबर को पता ही चलेगा। बाकी आपकी इस पर क्या कुछ राय है? आपने पूरी बातचीत सुनी, आप गोदी मीडिया को कैसे देखते हैं? क्या वाकई गोदी मीडिया जहर फैलाने का काम कर रहा है? अगर आपको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो बढ़ रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल गोदी मीडिया निभा रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।